अरे बच्चों, साइंस के हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना भाग अब तक हमने पढ़ लिया, परीक्षा की दृष्टि से वो भाग इम्पोर्टेंट था। कुछ भाग और हैं, जैसे मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ने का तो देखा जाएगा, तो उसको किया जाएगा। बस आपसे मानव मस्तिष्क के बारे में ही पूछ लेता है कि कितने, मतलब मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो 4, ठीक है ना। और ऐसे हृदय का पूछता है कितने कक्ष हैं, तो 4, ये बस याद कर लीजिए। मानव मस्तिष्क में और भी ज़्यादा जो हम हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सब, तो जो भी डिस्कस किया था उसके बारे में देख लीजिएगा। नहीं देखा जाएगा, अंत में अगर कुछ समय बचेगा तो बता देंगे, अगर क्वेश्चन कोई अराइज हुआ होगा आपके अब तक के परीक्षाओं में तब, नहीं तो छोड़ते हैं। इसके बाद हम लोग साइंस के अगले पोर्शन पे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका, ये हम लोग जंतु विज्ञान पढ़ रहे थे, अब हम लोग चलेंगे पादप विज्ञान पे। किस पे चलेंगे? तो हम लोग अब लगभग आज इसको खत्म कर देते हैं। इसके बाद देखा जाएगा तो जो अगर इसके पार्ट्स कुछ बचेंगे तो बताया जाएगा। कोई अगर क्वेश्चन आपको आए तो पूछ लीजिएगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है। आइए, आज हमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और उत्सर्जन तंत्र में आपको मुख्य रूप से मानव का जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र है, वृक्क या किडनी, उसे पढ़ना है, ठीक है। और यही परीक्षा में आता भी है, इस पे एक क्वेश्चन रहता ही है। हमने बता दिया था यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता था, लेकिन ब्लड में यूरिया जो मिलाया गया, उस यूरिया को साफ कौन करेगा? वृक्क। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां होगा? वृक्क में। और ये क्वेश्चन जनरली हमेशा हर परीक्षा में आता है, ठीक है। बहुत सारा HCl जो सुना था, मैं थोड़ा ऑनलाइन में ही बता देता हूं। HCl पित्तरस तो जान गया था, पित्ताशय, ठीक है। यकृत यही था ना। एक और जान लेना, जो हम लोग पढ़ रहे थे अमाशय, अमाशय में जो क्या बन रहा था, अम्ल जो बन रहा था, क्या कहते हैं उसको? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किताबों में अलग अलग दिए हैं, ठीक है। उसको जठर रस बोला जाता है, लिख लो, जठर रस। तो जठर रस कहां बनता है? अमाशय, ठीक है। तो इसी जठर रस को ही सल्फ्यूरिक अम्ल HCl कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? याद रखना, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। H2SO4 को पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ये लास्ट में चर्चा करेंगे जब रसायन शास्त्र आएंगे, तो कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे लाल दवा का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आंसू गैस पूछ लिया जाएगा क्या होता है, लाफिंग गैस क्या होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, तो उस पर चर्चा करे जाएगा उसमें, लेकिन इसमें समझ लीजिए। तो जठर रस याद रखिएगा, हमने नहीं बताया था, हमको याद है, जठर रस परीक्षा में पूछ ले चाहे। अब आइए हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? शरीर के अपशिष्ट जो भी हमारे खराब हैं, वेस्टेज जो भी है, जो भी पदार्थ हैं जो खराब हो चुके हैं, ठीक है, वे सारे अपशिष्ट पदार्थ, शरीर के जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वह उत्सर्जी तंत्र के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जिनकी अधिकता हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, वो विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। वह कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं, वह कौन कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हमारे शरीर से वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं जो हमारे शरीर में अनर्गल बन गए या अधिक बन गए। तो कौन कौन सा ऐसा रास्ता है? तो ऐसे 5 उत्सर्जित तंत्र हैं। कितने हैं बेटा? 5 उत्सर्जित। और मुख्यतः क्या है? यह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को क्या करेगा? निस्तारित करेगा, ठीक है। हमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है, नाइट्रोजन युक्त को। तो अब समझिए, सब नहीं है, बाकी हम 5 उत्सर्जित तंत्र आपसे पूछ लिया जाएगा। हम मानव शरीर में कुल कितने उत्सर्जित तंत्र हैं? अंग हैं 5। कितने हैं? 5। पहला देखिए, त्वचा। पहला क्या है? त्वचा। हमने बता दिया कि शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा सेंसर ऑर्गन है, क्या है? संवेदी अंग में सबसे बड़ा संवेदनांग क्या है? त्वचा। त्वचा से देखो क्या होता है, त्वचा में क्या है? छोटे छोटे रोए हैं, क्या है? और रोए छिद्र अंदर हमारे किससे जुड़े हुए हैं? अंदर हमारे मांसपेशियों से जुड़े हुए हैं। जो भी उसमें लवण, जो भी उसमें नमक तैयार होते हैं, भोजन जब करते हैं, लैक्टिक अम्ल देखा था, जो भी हमारा लवण तैयार होता है, जो भी हमारे शरीर में विषाक्त होता है, नमक होता है, वह इसी लवण के माध्यम, इसी त्वचा के रोए के रास्ते से क्या होता है? पसीने के रूप में बाहर, आंखों के आंसुओं से भी आता है। और लवण का, नमक का हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो त्वचा एक हो गया। दूसरा देखते हैं, फेफड़ा भी एक तरह का उत्सर्जित तंत्र है। क्यों?
क्यों उत्सर्जित तंत्र है? उत्सर्जन मतलब निकालना, उत्सर्जन मतलब हमने बता दिया था, उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, और अवशोषण मतलब क्या होता है? खींचना। अवशोषण मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना। उत्सर्जन मतलब फेंकना, बाहर निकालना। तो उत्सर्जन करना है तो फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उत्सर्जन करता है? अब आते हैं बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत क्या करता है? जो भी भोजन पचा है या नहीं पचा है वह सभी क्या करेंगे? बड़ी आंत के द्वारा गुदा के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी यौगिक तैयार होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्या कर दिए जाते हैं? गुदा के बड़ी आंत के रास्ते से बाहर निकाले जाते हैं। ये याद रखिएगा। अब इसमें आते हैं, अगला सबसे मुख्य है यकृत। क्या है? यकृत। हमने आपको जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें बता दिया था कि यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण करता है, और यही यूरिया किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया। ब्लड में यूरिया मिला है, ठीक है, समझ में आया? तो यही यूरिया किसके द्वारा निकाल दिया जाता है? किडनी के द्वारा। तो देखो ये यूरिया बना कैसे? ये नाइट्रोजन युक्त विषाक्त बन कैसे रहे हैं? तो प्रोटीन जब भी हमारे शरीर में पचाया जाता है तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक था ना, और अमीनो अम्ल का बहुलक है तो अमोनिया बनेगा, यूरिया बनेगा, या यूरिक अम्ल बनेगा। अभी हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ये जो विषाक्त हैं वह जीवों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे हमारे शरीर में यूरिया बनता है, क्या बनता है? मानव शरीर में यूरिया बनता है, कुछ जीवों में अमोनिया बनता है, और कुछ जीवों में यूरिक अम्ल सीधे बनता है। यूरिक अम्ल खतरनाक नहीं होता है, सबसे खतरनाक अगर कुछ होता है अमोनिया। अमोनिया को बाहर निकालना इतना कठिन नहीं है, अमोनिया को बाहर निकालना बहुत कठिन है, इसके लिए अधिक पानी चाहिए। और यूरिया को निकालने की प्रक्रिया है, उसके लिए ऑर्गन चाहिए, उसके लिए थोड़ी जल की आवश्यकता है, लेकिन यूरिक अम्ल को निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। खास करके यूरिक अम्ल पक्षियों में बनते हैं। पक्षी देखते हो, पक्षी देखे हो? तो पक्षी जो होते हैं उनके शरीर में यूरिक अम्ल बनता है, ये विषैला नहीं होता है। पक्षी, कोई पक्षी उड़ रही है हवा में, आप जान रहे हैं कि अमेजन के जंगल पक्षियों ने बसाया है। किसने बसाया है? वहां के रहने वाले चमगादड़ों ने। इतना भयंकर, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो पक्षियां, जो आप लोग पक्षियां उड़ रही हैं देखते होगे, तुम लोग कपड़े पे कुछ कर देती हैं। क्या कर देती हैं? तुम लोग उसे क्या कहते हो? लैटिन। क्या करते हो? वास्तव में जान लेना से वो लैटिन नहीं है, वो क्या है? पेशाब है। क्या है? वो पेशाब होता है, वह मूत्र होता है जो ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है, वो उनका पेशाब है। और उसमें क्या है? यूरिक अम्ल है, जो खतरनाक यूरिक अम्ल उनके शरीर में बनाया गया। प्रकृति ने उन्हें यूरिक अम्ल बनाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि अगर अमोनिया बन जाता, समझना, पक्षियों को उड़ना था, अगर अमोनिया बन जाता तो अमोनिया को, जैसे मछलियां क्या करती हैं, अपने शरीर में अमोनिया निर्माण होता है। नाइट्रोजन किसमें बदलता है? उनके शरीर में अमोनिया। उन्हें पानी में रहना था, तो जब पानी में वो रह रहे हैं, वो जानबूझ के पानी में नहीं रह रहे हैं। उनका शरीर ऐसा है कि वो कुछ भी खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, तो उनके शरीर में जो नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदल जाता है। और अमोनिया सबसे जहरीली है, ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री हुआ था, ठीक है, अभी पढ़ा जाएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण। तो अमोनिया इतना जहरीला गैस है कि मृत्यु हो सकता है। तो अमोनिया उनके शरीर में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदलता है, और अमोनिया अगर शरीर से बाहर को निकालना है तो उसके लिए बहुत अधिक पानी चाहिए। उनका शरीर मुख से पानी जाता है और बाहर निकलता रहता है, पानी जाता है बाहर निकलता रहता है। उनको पानी की कमी है क्या? तो आराम से अमोनिया उनके शरीर से बाहर आ जाएगा। लेकिन मनुष्यों में क्या होता है? यूरिया बनता है। क्या होता है? इसीलिए कहा जाता है अगर तुम्हारा पेशाब कर रहे हो, गाढ़ा हो रहा है या जलन हो रहा है, तो अधिक से अधिक पानी पियो, अधिक से अधिक पानी पियो। यूरिया अगर हमारे शरीर में, अगर मान लो हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन खाते हैं हम लोग, फल खाए, ये खाते हैं ना सब्जियां, नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन जब हम लेते हैं हमारे शरीर में, जब नाइट्रोजन आता है, जब यकृत किसको बनाएगा? यूरिया को जब बनाएगा, तो यह यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है? यूरिया। और यूरिया शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पानी की। अधिक इतना नहीं, इससे थोड़ा कम। लेकिन पक्षियों में यूरिक अम्ल बनता है। नाइट्रोजन किस में बदलता है? पक्षियों में क्यों बना भाई? समझने वाली बात थी। पक्षियों को उड़ना था, अगर उनके शरीर में अमोनिया बनता तो जिंदगी में कभी उड़ नहीं पाते, क्योंकि अधिक पानी चाहिए।
और अधिक अगर वो यूरिया अमोनिया निकालने के लिए अधिक पानी पी लेंगे तो कभी उड़ ही नहीं पाएंगे। उड़ पाएंगे? भार बढ़ जाएगा ना, उनके शरीर का भार बढ़ जाएगा, उड़ ही नहीं पाएंगे, उड़ने में बहुत दिक्कत होगी और उन्हें बहुत दूर जाना है। अगर यूरिया बनता तो थोड़ा बहुत पानी चाहिए ना पानी, लेकिन तो भी दिक्कत होता। तो उनका शरीर क्या हुआ, शरीर ने उनके क्या बनाया, नाइट्रोजन को सीधे यूरिक अम्ल बना दिया। अब यूरिक अम्ल को शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर निकाला आसानी से जा सकता है, वही यूरिक अम्ल वो निकालते हैं। ठीक है, तो आज आपने जाना कि पक्षियां टॉयलेट करती हैं, क्या करती हैं, लैट्रिन नहीं करते। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो हमने बता दिया कि जीवों को इस आधार पे कई तरह से बांटा गया है। कोई जीव यूरिया निकालते हैं, कई जीव अमोनिया निकालते हैं और कई जीव, अब बताओ अमोनिया कौन सा जीव निकालेगा, जो पानी में रहता होगा। और जो सामान्य थलचर है वह क्या निकालता है, यूरिया। यूरिया कौन निकालता है, किडनी। और यूरिक अम्ल जो उड़ने वाले जो जीव हैं, जिनके शरीर में भार नहीं होना चाहिए, वो लोग क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल। तो हमारे शरीर के 5 उत्सर्जी तंत्र आपने देख लिया। अब देखिए जो भी प्रोटीन हम खाते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, यूरिया निर्माण होता है। अब आइए मानव का उत्सर्जन तंत्र, मुख्य उत्सर्जन तंत्र क्या था, यकृत द्वारा निर्माण यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र मेरे बच्चों पूछता है NH2CONH2, याद रखना, याद रखना, NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। बोहलर द्वारा सन 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बन के अणु है, देखो कार्बनिक यौगिक है। क्या है बेटा, पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। एक बात याद रखना, गाय हो गया, भैंस हो गया, खच्चर हो गए, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, जानवर हो गया, ये सभी इनके शरीर में यूरिया बनता है। क्या बनता है, यूरिया। और यूरिया को निकालने के लिए कम मात्रा में पानी पीते हैं। यही कारण है कि अन्य जगहों पे चले जाओ तो लोग अपने खेतों में यूरिया को बढ़ाने के लिए पशुओं को छोड़ देते हैं, जाओ और चरो। समझाया? अब यह नहीं कि फसल चरो, खुला है, खेत खुला है, उसमें छोड़ दिया, अब वो जाएगा पशु और क्या करेगा, जाएगा और उसमें मल त्यागेगा, मूत्र त्यागेगा। मूत्र त्यागेगा ना, मूत्र त्यागेगा तो क्या होगा, यूरिया त्यागेगा। क्या त्यागेगा, यूरिया। और यूरिया तुम छिड़कते हो ना, खाद छिड़कते हो ना, तो क्या होगा, हजारों अगर गाय भैंस बकरी उसमें छोड़ दिया जाए तो मूत्र से ही यूरिया को पूरा कर देंगे। अब खेत में हमारे क्या हो गया, रसायन की उपलब्धता हो गई, अब फसल अच्छी होगी। समझ में आ गया? पूछा जाए प्रश्न कि किसान अपने खेत में जीवों को क्यों छोड़ देता है, क्यों, अपने खेत की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए, ताकि पशुओं के मूत्र से यूरिया को प्राप्त किया जा सके। समझ में आया बेटा? मानव का उत्सर्जन तक, अब तुम भी पेशाब करते हो ना, तो खेत में जाके कर लिया करो, थोड़ा लाभ दे दिया करो। ठीक है, अब देखो मानव का उत्सर्जन तंत्र ब्रिक है। ब्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। याद रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मानव शरीर में कितनी जोड़ी किडनी है, एक जोड़ी मतलब दो। और इसकी आकृति सेम के बीज की तरह दिखती है। कैसी दिखती है बेटा, सेम की बीज देखे हो ना, सेम की बीज की तरह दिखती है। और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत ऑर्गन है। क्या है बेटा, याद रखना, सबसे मजबूत ऑर्गन है। और इसको ट्रांसप्लांट करने का बहुत खर्चा है, 50 लाख रुपए लगते हैं। किडनी जब फेल हो जाएगा तभी जाके पता चलेगा। किडनी अगर खराब हो रही है तो उसके बहुत सारे कारण है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो रहा है, ब्लड में दिक्कत हो रहा है, पेशाब में दिक्कत हो रहा है, जलन हो रहा है। ठीक है ना? और आपको हमने बता दिया है कि रक्त से यूरिया को साफ करना कौन करता है, रक्त का शुद्धिकरण किडनी करता है। प्रश्न आएगा, कई लड़के फेफड़ा मार आते हैं, गलत। ठीक है, ब्रिक, क्या ब्रिक इसका नाम है बेटा, वो किडनी नहीं देगा, वो क्या देगा, ब्रिक। अब आइए मूत्र, अब समझ लीजिए, थोड़ा चित्र समझ लीजिए। ये हमारा किडनी है। क्या है बेटा, ये हमारी किडनी है। और ये किडनी, ये हमारी जो किडनी है, यह दो है। इससे क्या है, ये मूत्र वाहिनियां जुड़ी हुई हैं, जिससे रक्त से जब पानी पिएंगे रक्त जाएगा, रक्त, ये देखो, और ये रक्त वाहिनियां दोनों किडनी से जुड़ी हुई हैं। अब ये रक्त वाहिनियां जो भी ब्लड जाएगा किडनी के भीतर जाएगा, जल जाएगा, ये सभी क्या किया जाएगा, नेफ्रॉन, ये गोला गोला जो देख रहा हो ना, ये बड़ी कक्षा में पढ़ना, नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, पंप दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। और कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, ब्लड से यूरिया बाहर आ जाता है। ठीक है, ब्लड से यूरिया बाहर आ जाता है और नेफ्रॉन के द्वारा ये क्या किया जाता है, फिर मूत्रवाहिनी के मार्ग से फिर आ जाता है धीरे धीरे और मूत्राशय में कलेक्ट होता है। मूत्राशय में तब तक भरेगा जब पूरा मूत्राशय भर न जाए।
जब मूत्राशय भरने लगता है तो तुम कहते हो अब पेशाब लग रहा है, पेशाब करने के लिए उठते हो। ये नहीं कि थोड़ा सा अभी मूत्रवाहिनियों ने थोड़ा सा अभी मूत्राशय में यूरिया को साफ करके पानी को भेजा, यूरिया युक्त जल को भेजा और कहे सर जी पेशाब लग गया, तो क्या कहोगे? खाली धायक पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब पूरी तरीके से मूत्राशय भर जाएगा, उसके मसल्स पूरे तरीके से क्या हो जाएंगे? तैयार, टाइट हो जाएंगे। जब पूरी तरीके से प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्या होता है? तब तुम्हारे ब्रेन में सूचना जाती है कि मूत्र त्यागने का समय आ चुका है, अब गाड़ी रोको और महादान करो। क्या करो? ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? मूत्राशय से, मूत्र मार्ग से हम लोग मूत्र यूरिन को त्यागते हैं। क्या करते हैं? अब देखो आपसे बहुत पूछा जाता है मूत्र मतलब यूरिन, यूरिन में कितना % पानी है? लार में कितना % पानी है? 2% यूरिया और अन्य होता है। ठीक है बेटा, आपसे पूछा जाता है मूत्र में 2% यूरिया होता है और 98% पानी होता है। मूत्र का पीएच हल्का अम्लीय, और ये क्या है? 6। कितना है? रक्त का पीएच 7.4 और मूत्र का पीएच, याद रखिएगा ये सब चीजें हैं। और नेफ्रॉन के द्वारा आपसे पूछा जा सकता, आपसे नहीं पूछा जाएगा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है जो मतलब रक्त से यूरिया को अलग करती है, वो कौन है? नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। इस तरह से अब क्या होगा? रक्त को देखो इसमें जा रहा है, दोनों तरफ से ये रक्त वाहिनियां इसमें जुड़ी हुई है, दोनों रक्त वाहिनियां जुड़ी हुई है। नीला और लाल किताब में देखना दिखाएगा। रक्त वाहिनियां तुम्हारे अंदर कैसे दिखेंगे? नीला दिखेगा और लाल दिखेगा। नीला दिख रहा है तो क्या है? शीरा है कि धमनी है? शीरा। और लाल है तो धमनी अंदर होता है, शीरा उससे बाहर होता है। और हरा है तो लसिका तंत्र। ठीक है, तो ये चीजें अब हो जाएंगी और इस तरह से हम लोग इस उत्सर्जित तंत्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया। कोई दिक्कत? थैंक यू। हाँ, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछ सकता है, तो न्यूरॉन के बारे में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं राइज करेगा। न्यूरॉन्स हमारे शरीर की एक ऐसी संरचना है जो जाल की तरह से हमारे शरीर में फैली है। एक सिंपल वे में समझ लीजिएगा न्यूरॉन्स को आप लोग कैसे समझेंगे। न्यूरॉन हमारे शरीर में पूरी तरीके से जाल की तरफ फैली है। ठीक है, और यह हमारे शरीर में सूचनाओं को ले जाने और ले आने का कार्य करता है। जैसे मान लो अगर यह मनुष्य है, ठीक है बेटा, किताब में देखोगे, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे है अगर मनुष्य, तो देखोगे कि ये पूरा ऐसे 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 बना होगा, ऐसे ऐसे बना होगा, ऐसे ऐसे बना होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा बना होगा, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? हमारी सूचनाओं को आदान प्रदान करना। कैसे? ब्रेन से। किससे? ब्रेन में हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किसको संदेशा देता है? पीयूष को। पीयूष और हाइपोथैलेमस का, और बाकी सभी जितने भी ग्रंथियां हैं सभी एक दूसरे को संदेशा देती है। कैसे न्यूरॉन्स को समझे? बस आपसे पूछ सकता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में कौन है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। सिंपल सा समझिए, मान लीजिए आपको उंगली पे मच्छर काटा और ये इतना फास्ट है कि कंप्यूटर भी इसके सामने फेल है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके यहां उंगली पर मच्छर काटा, मच्छर काटेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब मच्छर आपके ब्लड में घुसा देगा और ब्लड निकालने लगेगा तो एक प्रकार का वो रसायन छोड़ता है। वह रसायन जब आपके शरीर में पहुंचता है ब्लड में, तो तुरंत आपके यहाँ के न्यूरॉन को पता चलता है कुछ गड़बड़ हो गया। क्या पता चलता है? कुछ गड़बड़ हो गया मेरे भाई। तुरंत वह क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को संदेशा पहुंचाता है, झट से संदेशा पहुंचाता है। सेकंड, बहुत कम समय लगता है और क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। तुरंत ये न्यूरॉन्स यहां से सूचना पहुंचाएंगे और पीयूष को सूचना जाएगा। पीयूष अपने बाप को कहेगा कि हाइपोथैलेमस समस्या हो गई है। वो कहेगा कौन सी समस्या हो गई है? ये कहेगा कि दाहिने हाथ के अंगूठे की बाद वाली तर्जनी मध्यमा, ये सब सुने हो ना, अनामिका, अंगुली पर यहां मच्छर काट रहा है, सबसे आगे दिक्कत हो सकता है, ब्लड निकल रहा है। हाइपोथैलेमस कहता है तो इंतजार किस बात का मेरे यार, तुरंत सूचना दो। साहब किसको सूचना दे? इस अंगुली काट रहा है, अगर बगल वाली सबसे पास में है, सबसे पास में है, अगर उसको करोगे भाग जाएगा, दुश्मन बड़ा सतर्क है, थोड़ा भी अंगुली हिलेगा भाग जाएगा। वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, इस हाथ के न्यूरॉन्स को एकदम क्या कर दो? डीएक्टिवेट कर दो। इस हाथ के न्यूरॉन को एकदम कह दो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस चुप रहो। ये याद करते हैं बहुत बढ़िया, हमें कुछ काम नहीं करना है। कहता है कि अब उसके पास वाला सबसे पास में कौन है? तो दूसरा ये है। क्या है? ये है। अब कहो कि दाहिने बाएं हाथ के न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएं,
और संदेशा दो कि फटाक से तुरंत उस पर अटैक करें, तुरंत यहाँ के न्यूरॉन को पीयूष ग्रंथि संदेशा देता है अटैक, तुरंत ही हाथ उठाता मारता है झटाक से, और मच्छर तड़पड़ा के मर जाता है। ये सेकंडों नहीं लगता है, सेकंडों के बहुत कम समय लगता है। जैसे मान लो मैंने ये चाकू उठाया और मैंने तुम्हारी आंखों की तरफ फेंका, ठीक है, तुम्हारे हाइपोथैलेमस को सूचा तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है, आंखों ने देखा है, आंखों की तंत्रिकाओं ने तुरंत पीयूष को संदेशा दिया कुछ आ रहा है मेरे आंखों के सामने, पीयूष ग्रंथि ने संदेशा दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस में कहा अरे यार दिक्कत हो जाएगी, आंख तुरंत उसकी तंत्रिका तंत्र को संदेशा दो। अब कोई तंत्रिका तंत्र उसके पास नहीं आ सकती है, वो इतना तेजी से वो तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है कि अगर तुम दूसरी तंत्रिका तंत्र को संदेशा दोगे तो उसकी आंख फूट जाएगी, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। तुरंत तो हाइपोथैलेमस उसको सूचना देता है कि तुरंत कहो कि अब पलक, अब एक ही रास्ता बचा है, फूटेगा टूटेगा कुछ भी, लेकिन जितना हो सकता है बचाने की कोशिश करो। तुरंत पलकों की तंत्रिका तंत्र को संदेशा दो कि तुरंत पलके झपक दें। तुरंत तुम क्या करते हो, पलके झपका देते हो। ये पलके अपने आप झपकी नहीं। मान लो अगर कोई आ रहा है यही और तुम सक्षम हो इसे रोक सकते हो, तुम्हारा माइंड जानता है हाँ मैं इसे रोक सकता हूं, तो क्या करता है कि तुरंत या तंत्रिका तंत्र को संदेशा देता है कि हाथ लगा दो, कैच कर लो, ठीक है। कोई खिलाड़ी जितना अच्छा है उसकी तंत्रिका तंत्र उतनी बेहतर काम कर रही है। वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहा जाता था कि वीरेंद्र सहवाग किसी भी फास्टर बॉलर को धोने की ताकत रख, किसी से डरता नहीं। क्या है, उसकी आंखों की तंत्रिका तंत्र और बॉडी की तंत्रिका तंत्र इतनी एक्टिव है कि उसके ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के बीच का जो समायोजन है बहुत बेहतर है। कहीं की बॉल को तुरंत पढ़ लेता है, तुरंत हाथ भाग देता है, इधर मारना उधर मारना है, किधर मारना है। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया में इतना आगे क्यों बढ़ गए, क्योंकि उनका ब्रेन और तंत्रिका तंत्र का समायोजन बाकी खिलाड़ियों से बहुत ही बेहतर। तुम विद्यार्थी सक्सेस क्यों होते हो, तुम्हारे हाइपोथैलेमस और तुम्हारे तंत्रिका तंत्र के बीच का जो कनेक्शन है ना बेटा, वो बहुत ही तगड़ा है, इसलिए तुम बाकी स्टूडेंट से बेहतर हो। तो ये तंत्रिका तंत्र, हमारे ब्रेन में बहुत सारे हिस्से होते हैं, आप देखो नहीं पढ़ाया, बहुत सारे स्टोरेज हैं, इसमें भी मेमोरी है, कुछ अल्पकालिक है, कुछ दीर्घकालिक है, कुछ परमानेंट है। अब क्या तुम मुझे भूलोगे क्या, परमानेंट दिमाग में चला गया, सर कौन सर, अब दिमाग में परमानेंट चला गया, अब मृत्यु तक नहीं भूलोगे। लेकिन 2 दिन के लिए आते मुंह दिखाते और चले जाते, तो क्या होता है, एक आए थे नौका सर लंबे से थे चले गए। समझ में आया। तो ऐसे ही होता है, ट्रांसफर होता रहता है सूचना। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई चीज एक बार पढ़ोगे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बस ऊपर अभी मेमोरी में जमा हो रहा है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे लगातार पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारे दूसरी मेमोरी में जाएगा, और लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार रोज पढ़ोगे तो तुम्हारे फिक्स मेमोरी में चला जाएगा, आपको अभी भूलोगे नहीं। जैसे विज्ञान वर्ड कभी भूलोगे क्या, अब तुम्हारे फिक्स मेमोरी चाहिए, क्योंकि रोज सुनते हो विज्ञान 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 विज्ञान, पगला गए हैं विज्ञान सुन के। लेकिन तंत्रिका तंत्र पहली बार सुना। तो तंत्रिका तंत्र जहां तक होता है अपनी सुरक्षा करता है। अगर मान लो कोई गाड़ी आ रहा है तो तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, दिमाग तुम्हें सूचना दे देगा, कहेगा कि अरे यार गाड़ी आ रहा है ना, जाओ उसके सामने खड़े हो जाओ, रुक जाएगा, ऐसा संदेशा देगा क्या, अरे यार वो गाड़ी है मार देगा मर जाओगे। तंत्रिका तंत्र क्या कहेगा, पास आ गया पैर हटा लो, क्या करो पैर हटा लो, अरे यार बहुत आ रहा है शरीर हटा लो, गोली आ रही है शरीर हटा लो, यहाँ पे आ रहा है यहाँ ये हटाओ। अब हाइपोथैलेमस कहेगा नहीं नहीं यहाँ पे आ रहा है बैठ जाओ, बैठोगे, अरे बैठेंगे तो अभी समय लगेगा। तो जितना तुम एक्टिव रहोगे, जितना तंत्रिका तंत्र का कनेक्शन अच्छा होगा, तुम अपने क्षेत्र में उतना ही आगे जाओगे। तो नर्वस सिस्टम क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए क्या है, तारनुमा संरचना है हमारे पूरे शरीर में। और कोई क्वेश्चन किसी कुछ पूछना है?